नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और आपको बता दें आज पद्म सम्मानों का दिन है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि आज दूसरा भाग है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोगों को सम्मानित कर रही हैं। 3 लोगों को पद्म विभूषण, 5 को पद्म भूषण, 47 लोगों को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। अखिलेश, तो आज भी एक बहुत फिल्मी जगत से भी लोग हैं, मुलायम सिंह यादव भी बहुत अहम है, मरणोपरांत उनको दिया जा रहा है सम्मान। कई बड़े नाम आज हैं। आप जानती हैं निधि की ये कई हिस्सों में होता है पद्म सम्मान, लोगों की उपलब्धता के अनुसार कार्यक्रम तय किया जाता है। आज जो है 55 हस्तियों को पद्म सम्मान से विभूषित किया जाएगा। अलग अलग नाम है, नामों का ऐलान तो खैर पहले ही हो चुका है, 25 जनवरी को इस बार हो चुका था, लेकिन चूंकि सम्मान आज दिए जा रहे हैं इसलिए उत्सुकता इसको लेकर भी है। और आपने नाम लिया मुलायम सिंह यादव का, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, मरणोपरांत उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। उनके बेटे अखिलेश यादव और बहू डिंपल यादव दोनों ही उनकी ओर से सम्मान लेने के लिए आज राष्ट्रपति भवन में मौजूद होंगी। और ये कार्यक्रम अब से कुछ देर में जो आप तस्वीरें देख रही हैं शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल, हम नारायण मूर्ति को देख रहे हैं, सुधा मूर्ति को आज सम्मानित किया जाने वाला है। जी हाँ, उनको भी सम्मान मिल रहा है। और ऐसी कई बड़ी हस्तियां हैं जिनको आज सम्मान दिया जा रहा है। दिलीप महानोबिस हैं जो कि मरणोपरांत उनको दिया जा रहा है। ओरल वैक्सीन के जनक माने जाते हैं, करोड़ों जिंदगियां उन्होंने बचाई है। और इसी तरह से महान गणितज्ञ जो हैं उनको भी इसमें सम्मान दिया जाए। के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी, क्योंकि इनकी मां को मिलने वाला है तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये एक बड़ी लिस्ट है, 55 लोगों की आज लिस्ट आई जिनको कि आज ये सम्मान मिलना है। और अब से कुछ देर में ही राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें अगर आप जिक्र कर रहे थे कि रवीना टंडन को भी मिलने वाला है, जो स्टार्स होते हैं उनको जब मिलता है तो अपने आप में उनकी अपनी एक रौनक और वो होती है, क्योंकि उनकी परिवार के कुछ लोग मैं दृश्यों में देख रही थी जो आ रहे हैं तो याद आया। जी हाँ, रवीना टंडन को भी आज पद्मश्री सम्मान मिलने जा रहा है। आनंद जो हैं जो कि सुपर 30 के जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट चला करके कई गरीब बच्चों को IIT में एडमिशन दिलवाया है, उन्हें भी आज पद्म सम्मान मिल रहा है। आप जानती है कि इसी पर एक फिल्म भी बन चुकी है ऋतिक रोशन की। तो ये सब भी वो हस्तियां हैं जो जाने माने चेहरे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो एक परंपरा मोदी सरकार में शुरू हुई है, ऐसे गुमनाम लोग जो कि नायक है समाज के लेकिन जिन्हें कभी स्वीकारा नहीं जाता है, उन्हें वो अहमियत नहीं दी जाती है, उन्हें भी पद्म सम्मान देना। तो यहां तक अब कहा जाने लगा है कि उन्हें सम्मान मिलने से दरअसल पद्म सम्मानों का सम्मान भी बढ़ा है। बिल्कुल, ये बहुत अपने आप में अहम हो जाता है। और फिलहाल ये अपने आप में जो लिस्ट है उसमें काफ़ी अहम नाम हो जाते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि वो ऐसे गुमनाम लोग, लेकिन उन्होंने देश में उसके विकास में, उसके जो अपनी सांस्कृतिक, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेजने में, संवारने में, उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जिस तरह से पिछली बार के अखिलेश जो दृश्य आए थे, जिस तरह से तमाम सांस्कृतिक गायिकाएं थीं वो आए, जिस तरह से उन्होंने नमन किया नेताओं को और फिर नेताओं ने उनको नमन किया, तो जो जमीन से जुड़े लोग हैं कितने हम्बल होते हैं जमीन, वो अपने आप में ये दिखा था पिछले बार की जो सम्मान हुआ था। इसी में एक बात और भी जोड़ना चाहूंगा कि जो PM मोदी की रेडियो पर, ऑल इंडिया रेडियो पर, आकाशवाणी पर मन की बात होती है, उसका इस महीने 100वां अंक जो है पूरा हो जाएगा। तो उसमें इस बार खासतौर से उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है जिनका उल्लेख PM मोदी ने मन की बात में किया था। और उनको उल्लेख करने के बाद एक तरह से समाज में उनके बारे में लोगों को पता लगा। मैं यहाँ पर बता दूं, मुलायम सिंह यादव के परिवार के, उनके भाई, छोटे बड़े भाई, भतीजे, तमाम लोग यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, मौजूद हैं। ये दिलचस्प तस्वीर है क्योंकि जब घोषणा हुई थी पद्म विभूषण की नेताजी को, तो ये प्रश्न उठा था कि आखिर समाजवादी पार्टी की ओर से या फिर सपा के नेताओं की ओर से कोई टिप्पणी क्यों नहीं आई, क्यों इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। और साथ ही साथ बीजेपी के भीतर भी जो बीजेपी के समर्थक हैं उन्होंने भी प्रश्न उठाया कि आखिर मुलायम सिंह यादव को आपने ये पद्म विभूषण का सम्मान क्यों दिया। लेकिन ये एक परंपरा बनी है पिछले 8-9 साल में कि जो राजनीतिक रूप से विरोधी हैं उन्हें भी सम्मान दिया जाता है। तो इस सम्मान का दायरा यहां तक सीमित नहीं है कि जो उनकी अपनी विचारधारा के लोग हैं केवल उन्हें ही दिया जाए, बल्कि जो धुर विरोधी रहे हैं, जो कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं, उन्हें भी सम्मान देने से सरकार कोताही नहीं करती। कई सारे नाम हैं जो दिए जा चुके हैं इस तरह का सम्मान। तो ये एक लोकतांत्रिक परंपरा के हिसाब से आप कह सकते हैं कि बहुत ही स्वस्थ परंपरा है और जो निश्चित तौर पर एक सौहार्द का वातावरण निर्माण करती है। आज जिस तरह कटुता हम माहौल में देखते हैं
उस लिहाज से निधि मुझे लगता है कि ये काफी एक अच्छा कदम माना जा रहा है। बिल्कुल। और अगर हम मुलायम सिंह यादव की बात करें, वाकई में ठीक है अपने विरोधियों को ये सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे राजनीति को आप तो और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि राजनीति को उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक संदेश तो इसमें जाहिर सी बात है कि होगा ही। अब जैसे SM कृष्णा को सम्मान दिया गया, पिछली बार जो हुआ था उसमें हमने और आपने बात की थी SM कृष्णा के बारे में, क्योंकि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव सिर पर थे और अब तो चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। मुलायम सिंह यादव को देने के पीछे कुछ राजनीतिक पंडित ये विश्लेषण करते हैं कि क्या यादव समुदाय को एक संदेश देने का प्रयास बीजेपी अपनी ओर से कर रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में, जहां पर कि इनकी काफी अच्छी ताकत है और राजनीतिक निर्णय में इनकी बड़ी भूमिका होती है। तो इसलिए यह प्रश्न उठता है। अभी हाल ही हमने देखा अखिलेश यादव खुद रायबरेली गए और वहां पर उन्होंने कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया। तो किसने सोचा था कि जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो BSP के संस्थापक की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो सबके पीछे कुछ ना कुछ अपने राजनीतिक गणित समीकरण होते हैं, लेकिन हाँ फिर भी एक जो बॉर्डर पिक्चर है आप उसमें कह सकते हैं कि ये एक बड़ा संदेश भी है। बिल्कुल, ये एक बड़ा संदेश भी है, बहुत अपने आप में अहम हो जाता है। अखिलेश, अगर इसमें फहरिस्त में अगर आपने नाम देखे हों, उस लिहाज से वाणी जयराम का नाम इसमें था, मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण दिया जा रहा है, तमिलनाडु से हैं, कला में उनको दिया जा रहा है। सुधा मूर्ति का आपने नाम लिया है, पद्म भूषण है सामाजिक कार्य के लिए, कर्नाटक से आती हैं। आप जानती हैं कि वो ऋषि सुनक जो UK के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सास हैं। और इसी तरह से इसमें और भी नाम है, सुकमा आचार्य जी का नाम है, प्रेमजीत बरिया का नाम है, हेमंत चौहान हेमपूर्व जी का नाम है, मुनीश्वर चंद्र डावर का नाम है, सुभद्रा देवी। अखिलेश देखिए स्क्रीन पर ये शुरू हो गया है, ये पहले दिया जा रहा है। तो सबसे पहला नाम जो होगा इसमें दिलीप महाराणा जी का होगा, मरणोपरांत पद्म विभूषण। बिल्कुल। श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो है वो अपने पिताजी के लिए पद्म भूषण का सम्मान लेते हैं। मरणोपरांत नेताजी को इस सम्मान से सुशोभित किया गया है। हालांकि ये मांग की गई थी समाजवादी पार्टी की ओर से कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था। उन्हें लगा कि पद्म भूषण के बजाय भारत रत्न देते तो ज्यादा बेहतर होता। बहरहाल एक बड़ा लम्हा यादव परिवार के लिए। और SL भरापा जी जो है वो कर्नाटक से आते हैं। साहित्य में कन्नड़ भाषा में इन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं और कन्नड़ के मशहूर लेखक हैं और इनके काम को 14 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है। और ये समाज के और भारतीय जो पौराणिक गाथा हैं उनकी जो मूल्य हैं उनके बारे में लिखने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दीपक धार जी हैं, विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए इनको पद्म सम्मान दिया जा रहा है। ये महाराष्ट्र पुणे से आते हैं। इंजीनियरिंग थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं और साथ ही साथ इन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी इनको मिली है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में इनको अवार्ड भी मिला है, बोल्ट्जमैन मेडल इनको मिल चुका है। श्रीमती वाणी जयराम मरणोपरांत कला गायन, उनकी बहन श्रीमती उमा मनी। वाणी जयराम तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बहुत ही मशहूर गायिका रही हैं, तमिलनाडु से आती थी और उनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। 20,000 गाने निधि उन्होंने 18 भाषाओं में गाए हैं। अपने आप में रिकॉर्ड है। बिल्कुल अपने आप में। अब सुधा मूर्ति जी पद्म भूषण इनको दिया जाता है। श्रीमती सुधा मूर्ति समाज सेवा, कर्नाटक से ही हैं, बेंगलुरु अर्बन सीट वहाँ से इनका निवास है। और आप जानती होंगे कि फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, कई सारी इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। बिल्कुल। और बच्चों के लिए भी किताबें इन्होंने लिखी हैं।
ये शुरुआती उस पे कर्नाटक थोड़ा हावी लग रहा है। बिल्कुल। श्री 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 त्रिदंडी जी चिन्ह जीयर स्वामी जी अध्यात्म। अध्यात्म के लिए तेलंगाना से आते हैं, पद्म भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है और वहाँ पर इनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं और इनकी अपनी सहज जो जीवन शैली है उसके लिए ये काफ़ी आकर्षित करते हैं लोगों को। स्वामी जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। पद्मश्री डॉक्टर सुकामा आचार्य अध्यात्म। सुकामा आचार्य जो है वो हरियाणा के रोहतक से आती हैं, 61 वर्ष की इनकी उम्र है और ये आर्य समाज की हैं। आर्य समाज में आध्यात्मिक नेता हैं और यहाँ पर खास तौर से जो लड़कियां हैं उनको वैदिक शिक्षा देने के लिए मशहूर हैं। अच्छा, तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रेमजीत बारिया चित्रकला। जीत बारिया इनको चित्रकारी के लिए दादरा नागर हवेली दमन दीव से ही आते हैं और मशहूर चित्रकार 69 वर्ष के हैं और मिनिएचर पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं दीव की, और ख़ास तौर से जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है उसमें इनकी स्पेशलाइजेशन है। श्री हेमंत चौहान कला लोक गायन। हेमंत चौहान श्रीमती हेमप्रभा सुतिया वस्त्र कला। योर माइक नाउ। तो हेम प्रभा जी हैं और ये हेम प्रभा जी ये असम से आती हैं और कला के लिए इनको पद्म सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। डिब्रूगढ़ से हैं और ये वीवर हैं और भगवत गीता इन्होंने सिल्क में संस्कृत में लिखी है। अरे वाह, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर चिकित्सा। मध्य प्रदेश। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में सम्मानित किया जा रहा है। छिहत्तर वर्ष के हैं, आर्मी से रिटायर हुए। 1971 का जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध था उसमें इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और तब इन्होंने जबलपुर में पिछले 50 वर्षों से जो गरीब लोग हैं उनका मुफ्त में इलाज या बहुत ही कम कीमत पर इलाज कर रहे हैं। बहुत बड़ी हस्ती हैं जबलपुर में, अगर आप जाएंगे तो आप किसी से पूछे बता देंगे। वाकई में जो देश निर्माण होता है उसमें ये असली भूमिका यही होती है। श्रीमती सुभद्रा देवी शिल्पकला। और सुभद्रा देवी जी जो हैं वो मधुबनी से आती हैं बिहार के और इन्हें क्राफ्ट के लिए 87 वर्ष की हैं, इसी के लिए इनको पद्म सम्मान दिया जा रहा है। 87 वर्ष की मधुबनी की आर्टिस्ट हैं और दुनिया भर में इन्होंने इस कला का प्रचार प्रसार पिछले 6 दशकों में किया है। ठीक है,
तो अब अखिलेश, ये तो फहरिस्त बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन फिलहाल थोड़ा हमने ये दिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए, थोड़ी जानकारी दी हमें इन लोगों के बारे में। तो देश की बात में आइए हम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जो देश भर में आज हुआ है उस पर अब गौर करते हैं। तो अब जो एक खबर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से आई, कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें विपक्षी नेताओं के खिलाफ जो केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग का मामला था, मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर याचिका पर सुनवाई हम नहीं करेंगे, आप चाहें तो याचिका वापस ले सकते हैं, अदालत के लिए मुश्किल है। 14 राजनीतिक दलों ने ये अपनी याचिका वापस ले ली है। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो याचिका करता थे, जिनकी पूरा उन्होंने तैयार किया था, ये सुन लेते हैं। फिर हमारे साथ खास मेहमान मुकुल रोहतगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा क्या है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत आदरपूर्वक और सौहार्द के साथ करीब 20 मिनट तक सुना मामला। उन्होंने इस वक्त एंटरटेन करने और आगे बढ़ने से मना किया, लेकिन बड़े स्पष्ट रूप से मेरिट्स पे, मुद्दे पे कोई भी ऑब्जर्वेशन विरुद्ध नहीं दिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि हम इस वक्त इस व्यापक मुद्दे को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इंडिविजुअल केस हो या कोई इंडिविजुअल मुद्दा हो तो उच्चतम न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तीसरा, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से एट दिस स्टेज शब्द का इस्तेमाल किया और फिर कहा कि हम इस याचिका को वापस ले सकते हैं, यानी बाद में भविष्य में अगर चाहें तो दूसरे रूप में ये याचिका वापस फाइल हो सकती है पुनः। तो मुकुल रोहतगी पूर्व एजी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो जो ये इतना बड़ा मामला था, 14 राजनीतिक दल गए थे, कहाँ चूक रह गई याचिका में, आपका क्या आंकलन? देखिए, मैं इस केस को दो पहलू से देखना चाहता हूं। पहला पहलू तो है कि कानूनी मुद्दा क्या था, कानून में ये पिटीशन याचिका लाई करती है कि नहीं, और दूसरा गैर कानूनी क्या पोजीशन है। सबसे पहले अगर आप कानूनी प्लेन पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली मूव करना संविधान में धारा 32 है, लेकिन वो धारा जो है वो इंडिविजुअल व्यक्तियों के लिए है, ना कंपनी, ना पार्टनरशिप, ना पॉलिटिकल पार्टी धारा 32 में जा सकती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो इंडिविजुअल्स या व्यक्तियों का होता है और दूसरी बॉडीज का नहीं होता। तो ये पिटीशन बिल्कुल नाजायज थी, मिसकंसीव थी। दूसरा, जिस तरह की इन्होंने प्रेयर्स मांगी है वो भी बिल्कुल जनरल और गलत थी। प्रेयर्स ये नहीं है कि फलाने आदमी को छोड़ा जाए या उसको बेल दी जाए या उसके खिलाफ मुकदमा हटाया जाए। जो प्रेयर्स थी वो इस तरह की थी कि आप गाइडलाइंस ले डाउन करो कि कैसे अरेस्ट किया जाए और कैसे बेल डिसाइड करा जाए। ये जनरल गाइडलाइंस मांगी गई हैं विदाउट एनी फैक्ट्स कि कौन आदमी कहां पर किस जेल में है। तो ये इस तरह की याचिका बिल्कुल मिसकंसीव्ड है। हर इंडिविजुअल को अख्तियार है कोर्ट जाना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट जाए और अपना केस की पैरवी कराए कि देखिए मैं 1 साल से जेल में हूं या मेरी बेल रिजेक्ट हो गई, इस तरह की चीजें वो कर सकता है। तो लीगली अगर देखा जाए तो ये पिटीशन बिल्कुल गलत है। अगर आप नॉन लीगल तरीके से देखें तो ये क्लियर है कि सारी ऑपोजिशन एकजुट होके रूलिंग पार्टी के खिलाफ एलिगेशन लगा रही है कि रूलिंग पार्टी गलत काम कर रही है और इन लोगों को दबा रही है, धमका रही है। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, ये कोर्ट का मुद्दा नहीं है। इस पॉलिटिकल मुद्दे को अगर बहस करनी है, अगर ये लोगों तक ले जाना है, तो इसको आपको संसद में उठाना पड़ेगा, असेंबली में उठाना पड़ेगा, पब्लिक डिबेट्स में उठाना पड़ेगा, टीवी पे उठाना पड़ेगा, लोगों को जागृत करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक पॉलिटिकल डिबेट को कोर्ट में ले जाए कि हम 14 पॉलिटिकल पार्टी आ गए, हमारे बहुत सारे वर्कर हैं, लाखों वर्कर हैं, लाखों हमारे लीडर हैं, उनके खिलाफ ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस तरह से अदालत नहीं चल सकती और इसीलिए
मैं तो अदालत में नहीं था, लेकिन जो मैंने सुना है बार एंड बेंच पे रिपोर्ट होता है कि अदालत में क्या क्या हुआ, तो कोर्ट ने इस तरह की कोई दलीलें दी कि भाई ये जनरल इस तरह की एलिगेशन कोर्ट में नहीं हो सकती। अगर आपको करना है तो आप पॉलिटिकल फ्रंट पे जाए और करें, इंडिया गेट जाए, वहां पर एक मोर्चा लगाए, लाल किले जाए और जगह जाए, रामलीला ग्राउंड में जाए, वहां पर करें। अगर आपको याद है 1977 के पहले जब इमरजेंसी हटी जी, सबसे बड़ी मीटिंग हुई थी रामलीला मैदान में, तो उस तरह के जागृत किया जाए, इस तरह कोर्ट वोट जाना ये बिल्कुल गलत है। क्या माना जाए सर, जो सबसे बड़ी चूक ये हुई कि इन लोगों ने सिर्फ पॉलिटिकल क्लास नेताओं के लिए रियायत या कुछ मांगी, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी की क्योंकि बात नहीं कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अपनी जो बाइट जारी करी है उन्होंने अंग्रेजी में, ये था कि 95% जो एजेंसियों की कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर ही हो रही है और कोई देश छोड़ के तो नहीं भाग रहा है। तो क्या माना जाए, सबसे बड़ी चूक ये थी कि जो सिर्फ पॉलिटिकल क्लास के लिए रियायत मांगी गई, जो संभव नहीं था। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, ये सबसे बड़ी चूक नहीं थी, आई वुड से एक चूक थी। बहुत सारी बड़ी चूक है इस केस में। एक ये थी कि ये ऐसा नजरिया दिखा रहे हैं कि 14 पॉलिटिकल पार्टी के 14 या 28 या 42 या 100 लीडर हैं, उनके खिलाफ ये किया जा रहा है। अरे भाई, चाहे लीडर हो चाहे इंडिविजुअल हो, हर एक के हकूक, हर एक इंडिविजुअल के हकूक सेम है। जो मूल राइट्स हैं संविधान में वो हर एक के बराबर है। तो इस तरह का एक ग्रुप बना के इस तरह की एलिगेशन लगाना कि ये हमारे खिलाफ हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और इसीलिए कोर्ट ने इसको खारिज करना था। खारिज करने की ऑप्शन दी जाती है, भाई अपना केस वापस ले लो, तो उन्होंने वापस ले लिया। मैंने अभी सुना सिंघवी साहब को बोलते हुए कि कोर्ट ने बड़ा आदरपूर्ण सुना। भाई कोर्ट तो हमेशा अच्छी तरह सुनती है, वकीलों को, दलीलों को सुनती है, बट अल्टीमेटली कोर्ट बिल्कुल इनके खिलाफ थी। बिल्कुल कोर्ट इनके हक में 1% भी नहीं चलने को तैयार थी इन सब मुद्दों को लेके कि आप पॉलिटिकल बैटल अंदर ला रहे हो, जनरल सी बातें कर रहे हो, कोई आंकड़े है नहीं। आप ये देखिए, अगर इनकी पिटीशन बाजी मानी जाए तो क्या कोर्ट ये कह सकती है कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज, उनके सारे लीडर, उनके सारे वर्कर्स जो अभी जेल में हैं, उनको सबको छोड़ दिया जाए बगैर कोई केस देखे, बगैर कोई आंकड़े देखे, बगैर कोई इंडिविजुअल केसेस देखे? ऐसी कोई पिटीशन हो सकती है क्या? इसलिए ये बिल्कुल ही मिसकंसीव। सर, उन आंकड़ों पर क्या आप यकीन करेंगे? कहा जो जा रहा है कि विपक्ष के 95% जो तमाम विपक्ष के ही नेता हैं जो एजेंसियों के निशाने पर हैं। मैडम, जैसे मैं कह रहा हूं आपको, ये आपको इंडिविजुअल केस लेने पड़ेंगे। किसकी बात कर रही है? 10, 20, 50 लोगों की बात कर रहे हैं, उनके इंडिविजुअल केसेस लेके जाए ना। इस तरह का ये माहौल क्यों बना रहे हैं कि हम 14 पार्टियां आ गई हैं, हमारे खिलाफ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे इस तरह की रिलीफ। आप मुझे ये बताइए, अगर आप जज हो तो आप क्या रिलीफ दोगे इन लोगों को? बिल्कुल ठीक है कि इनको सबको छोड़ दिया जाए। कितने लोग हैं, कितनी पार्टियां हैं, कितने रैंक है, कितना फाइल है, कितने वर्कर हैं, क्या उनके साथ हो रहा है? ऐसे कभी हो सकता है इस तरह का पिटीशन? कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बेहतर तरीके से हमें समझाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई में जो राजनीतिक दल ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट, इनकी याचिका में क्या तथ्य मौजूद थे, किस तरह से उन्होंने पेश किया, उस पर उनको दोबारा गौर करना होगा। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी अगली खबर भी आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए आज कहा है कि मीडिया में सरकारी नीतियों की आलोचना राष्ट्र विरोध नहीं है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और सील कवर रिपोर्ट पर भी व्यापक गाइडलाइन जारी की है। केरल के एक मलयालम चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रतिबंधित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि मीडिया में सरकार की नीतियों की आलोचना को राष्ट्र विरोधी करार नहीं दिया जा सकता। मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो सच को सामने रखे, लोकतंत्र मजबूत रहे, इसके लिए मीडिया का स्वतंत्र रहना जरूरी है। मीडिया से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सिर्फ सरकार का पक्ष रखे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हर बात में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी फटकार लगाई और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला हवा में नहीं दिया जा सकता, इसके लिए ठोस कारण दिए जाने चाहिए। अदालत संतुष्ट होने पर कारणों के साथ आदेश दे सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में सील कवर दाखिल करने की प्रथा पर भी सरकार को निशाना बनाया। इस पर गाइडलाइन बनाते हुए कहा
कि सील कवर की प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय और खुले न्याय का उल्लंघन है। ये पक्षकारों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं देती। सील कवर अदालतों के लिए हैं, ना कि सरकार के लिए। अदालत तय कर सकती है कि क्या सार्वजनिक हित में है और क्या दूसरे पक्ष को दिया जाना है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर दूर तक जाएगा। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के बड़े सवालों की तरफ इशारा किया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि असहमति और विरोध को हर बार राष्ट्र विरोध का नाम नहीं दिया जा सकता। नई दिल्ली से संजय के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। रामनवमी के मौके पर देश में कई हिस्सों में हिंसा भड़की थी और रामनवमी पर हुई हिंसा को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। गृह मंत्रालय ने अब हनुमान जयंती को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में सभी राज्यों से कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। ये दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका है, जहां हनुमान जयंती से पहले फ्लैग मार्च हो रहा है। कई राज्यों में इसी तरह राज्य सरकारों ने सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को एडवाइजरी भेजी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के ट्वीट के अनुसार राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। इसके अलावा त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों पर निगरानी रखने को भी कहा गया है। इस साल हनुमान जयंती 6 अप्रैल को है। गृह मंत्रालय की ये एडवाइजरी रामनवमी के त्योहार पर कुछ राज्यों में हुई हिंसा के बाद आई है। वैसे रामनवमी की हिंसा को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री ने खुलकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। 2 लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है। अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। अगर कहीं भी 2 जगह पर जो किया वो एक एक चीज पर नजर है और पूरे बिहार पर नजर है। हम तो तत्काल मीटिंग किए। 30 मार्च को रामनवमी पर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में हिंसा हुई थी। इसके बाद 3 दिनों इन राज्यों के कुछ इलाकों में तनाव बना रहा। इन राज्यों में करीब 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा बिहार और पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ। बंगाल में मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। अब हाईकोर्ट ने कहा है हनुमान जयंती पर राज्य सरकार अर्धसैनिक बलों की मदद ले, पुलिस रूट मार्च करे, राज्यों में लोगों का भरोसा और अमन बना रहे। दिल्ली से बिहार और पश्चिम बंगाल तक बदअमनी फैलाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उससे ये पता चलता है कि देश भर में सांप्रदायिक ताकतें मजबूत होती जा रही हैं। इन पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, न कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वो हनुमान जयंती की रैली के दौरान अर्धसैनिक बलों का इंतजाम करे। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो बीते दिनों की घटनाएं देखते हुए इलाकों में रूट मार्च करे जहां धारा 144 लगी है, वहां रैली की इजाजत ना दी जाए। मुद्दे की अहमियत और अमन के लिए केंद्र से अर्धसैनिक बल मांगे और अर्धसैनिक बलों से लोगों में भरोसा लौटेगा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित होगी। तो कल आधी रात चुपचाप देश के बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचा। मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। मुलाकात में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा से लेकर कई मामलों पर बातचीत हुई। पिछले हफ्ते बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद देश के बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार देर रात मुस्लिम धर्मगुरुओं के 16 सदस्यीय दल को मिलने के लिए बुलाया। प्रतिनिधि मंडल के अगुवा थे मौलाना महमूद मदनी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक एक करके 14 बिंदु गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखे। रामनवमी में बंगाल और बिहार में हुई हिंसा की जिम्मेदारी तय की जाए,
हेट स्पीच देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। धर्म के नाम पर हरियाणा में हुई जुनैद और नासिर की हत्या में इंसाफ कब मिलेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गृह मंत्री अमित शाह का क्या रुख है? देश में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया को कैसे रोका जाए? समलैंगिक विवाह का पुरजोर विरोध हो और कर्नाटक में पसमानदा मुसलमानों का आरक्षण क्यों खत्म किया गया? मीटिंग में मौजूद मौलाना नियाज फारूकी का कहना है कि इन सवालों का अमित शाह ने सकारात्मक जवाब दिया। उनका जो पब्लिक के अंदर पोस्चर होता है, जो पॉलिटिकल उनकी स्पीचेस होती हैं, उससे ये डिफरेंट अमित शाह थे। ऐसी राज्यों की उन्होंने मिसालें दी हैं कि जिन राज्यों के अंदर उनकी हुकूमत नहीं है, उनके बारे में उन्होंने कहा कि हमने स्टेट गवर्नमेंट से किस तरह से वो करने की कोशिश की है, और उनकी ममता दीदी से बात हुई, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। मुस्लिम मौलानाओं को उम्मीद है कि इस मुलाकात के बाद बीजेपी सरकार और मुसलमानों के बीच जो जमी हुई बर्फ है वो कुछ पिघलेगी। मुस्लिम धर्मगुरु इस पहल को काफी सकारात्मक तौर पर देख रहे हैं, लेकिन अगर इस मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी मीडिया से मुखातिब होते या बयान देते इस मुलाकात के बाद, तो शायद ये विश्वास जो मुसलमानों में पैदा करने की कोशिश हो रही है वो और पुख्ता होता। सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बात पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसदों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो पिछले करीब 2.5 साल से मनरेगा और दूसरी योजनाओं के फंड रिलीज नहीं कर रही है। इन सांसदों ने कहा है कि अगर 10 से 15 दिनों के अंदर पैसा जारी नहीं किया जाता तो वे दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेंगे। टीएमसी सांसदों का कहना है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो जिस एजेंसी से चाहें जांच कराएं, लेकिन गरीबों का पैसा नहीं रोकें। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि अगर बंगाल को पैसा चाहिए तो उसमें पारदर्शिता जरूरी है। देश की बात महाराष्ट्र की और कोविड की। महाराष्ट्र में मास्क और सैनिटाइजर का दौर फिर लौट रहा है। मंगलवार को 2 मौत के बाद सतारा जिले में मास्क को कुछ जगहों पर अनिवार्य कर दिया गया है। इस जिले में बीते 15 दिनों में कोरोना के एक्टिव मामलों में 200% बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र राज्य में कोविड से बीते 15 दिनों में 21 मौतें हो चुकी हैं।